बिहान इंडिया के कार्यक्रम पॉलिटिकल बैठका में आप सबका स्वागत है। पॉलिटिकल बैठका में हम सप्ताह भर के प्रमुख राजनीतिक खबरों का विश्लेषण करते हैं और आज इसी कड़ी में पॉलिटिकल बैठका में हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अडानी अंबानी पर दिए गए बयानों पर। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा। पॉलिटिकल बैठका में आज हमारे साथ नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक भास्कर जी। डॉक्टर दीपक भास्कर जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश कुमार जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर शशि शेखर सिंह जी, हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं पॉलिटिकल बैठका के इस मंच पे। आप सबका स्वागत है सर। दीपक सर, कांग्रेस पार्टी अंबानी और अडानी से टेम्पो भर भर के पैसा ले रही है। प्रधानमंत्री जी का यह बयान है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार अंबानी और अडानी पर हमलावर थे, उस बीच में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। प्रधानमंत्री के ये बयान देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं इस चुनाव के इन बीच में? डॉक्टर दीपक भास्कर जी। पीयूष जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि राजनीति शास्त्र में ना दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल विजुअलाइजेशन, है ना, कि आप कैसे पॉलिटिक्स को प्लेस करते हैं, और दूसरा होता है पॉलिटिकल वैलिडेशन। तो पिचिंग जो है ना वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि अदानी अंबानी जो है वो इस राजनीति में, भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्लेयर हो गए हैं और वही डिसाइड कर रहे हैं। ये तो उनका आरोप था ही, लेकिन वो आरोप को ना सिद्ध नहीं किया जा पा रहा था। लोगों के बीच में ये मैसेज नहीं जा पा रहा था कि ठीक है, ये आरोप भर मात्र है। अब प्रधानमंत्री जी ने जब अदानी अंबानी का टेम्पो भर भर के पैसा लिया जाता है, जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने पॉलिटिकल वैलिडेशन कर दिया कि जो बात राहुल गांधी की तरफ से आ रही थी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही थी वो वैलिड हो गया कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी को ही पैसा दे या बीजेपी को ही पैसा दे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि राजनीति में पैसे का हस्तक्षेप अदानी अंबानी या ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने स्टैब्लिश कर दिया है। अब दूसरी बात मैं जो समझ पाया वो कि प्रधानमंत्री जी फंसाना चाह रहे थे कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टी को कि मैं ही नहीं, ये लोग गलत हैं, जेकि जब से पैसा मिला है तब से चुप हैं। लेकिन वो बोलते बोलते शायद खुद ही फंस गए। उनको ये नहीं समझ में आया कि वो इसी चीज को वैलिडेट कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जो बात आज तक बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी बार बार हर वीडियो, हर सोशल मीडिया पे ये कर रहा है कि देखिए जी राहुल गांधी जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उनके मुहर उसकी बात पे ठप्पा लगा दिया कि राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं, अदानी अंबानी की तरफ से ही जो है इलेक्शन कैंपेन को फंड किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के तौर पे। तो मतलब ये है कि जनता का कोई रोल दिख नहीं रहा है चुनाव में, है ना। जो बात कही जा रही थी कि धीरे धीरे करके राजनीति को बिजनेसमैन और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बीच में ही घुमाया जा रहा है और जनता को साइड किया जा रहा है, वो तो साफ तौर पे दिख रहा है और उसको प्रधानमंत्री जी ने ठप्पा लगा दिया है। अब कांग्रेस पार्टी इसको कैसे, कितना उपयोग कर पाती है, कितना जनता तक पहुंचा पाती है, वो तो कांग्रेस पार्टी के नेटवर्क पे जो है डिपेंड करेगा। जी, प्रोफेसर शशि शेखर सिंह जी, सर कल प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया अंबानी अडानी से आगे बढ़ते हुए, और वो लगातार दे रहे हैं। एक तरफ से ये कोशिश की जा रही है भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि ध्रुवीकरण किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने पहले भी बयान दिए हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम लीग से प्रेरित है इसको। और कल उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुओं को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है। क्या इस बयान में वो ध्रुवीकरण जो करने की कोशिश की जा रही है वो ध्रुवीकरण हो पा रहा है, और इन बयानों का इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा? नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है, प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी या उनके जो मातृ संस्था है आरएसएस, उनका इतिहास यही है। वो राजनीतिक ध्रुवीकरण जो धर्म के आधार पर और जिसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद,
और अल्पसंख्यकवाद के खिलाफ, यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ की राजनीति, ये तो उनका इतिहास है। दूसरा जो सवाल है कि अगर वो मुसलमान या पाकिस्तान या तमाम ऐसे शब्दों का अपनी अगर भाषाओं में या भाषण में प्रयोग न करें तो निसंदेह वो बहुत ही अर्थहीन और बेकार उनका जो है भाषण होगा और ध्रुवीकरण में उससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अब मुस्लिम लीग का जिक्र करना, अब जानते हैं कि अगर उनके इतिहास को देखेंगे कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में उनका क्या इतिहास रहा है, तो उनका इतिहास तो अंग्रेजों के साथ रहा है, उनका इतिहास तो 1942 की क्रांति का विरोध का रहा है। उनके जो भी नायक हैं, तथाकथित नायक, उन सबने 1942 के भी क्रांति में एक तरफ सावरकर ने, दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भारतीय युवाओं का आह्वान किया गया कि वो ब्रिटिश सेना में शामिल हों, जबकि कांग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य का युद्ध में समर्थन नहीं करना है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका इतिहास क्या है। तो मुस्लिम लीग का जिक्र करना, और तो और मजे की बात यह है कि हिंदू महासभा, देखिए मुस्लिम लीग के बाद हिंदू महासभा बनी थी और हिंदू महासभा भी दो राष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करती थी और मुस्लिम लीग तो करती ही थी। तो सोचिए कि कितनी समानता है, और एक मुसलमानों की बात, एक हिंदुओं की बात, और उस दोनों में जो मुसलमान भी सभी नहीं है और जो हिंदू भी सभी नहीं है, यानी कि ना तो हिंदू पूरे साथ थे और ना मुसलमान पूरे साथ थे मुस्लिम लीग के। तो सवाल है कि जो कोशिश उनकी है वो कोशिश यही है कि कैसे हिंदुओं को एक प्रकार से पोलराइज किया जाए, पोलराइज करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, और ये कोशिश करने के लिए लगातार ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक बात तो तय हो गया इससे, यद्यपि ये उनकी पूरी प्रवृत्ति है, लेकिन एक बात तय हो गया कि ये घबराहट उनमें पूरी तरह से आ चुकी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में उन्हें जो ऐसा लगता था कि 400 पार, अब लग रहा है कि 400 पार तो दूर की बात, कहीं 272 भी पूरे ना हो। तो अंततः उनको लगता है कि हिंदू मतों का अगर ध्रुवीकरण हो जाए, और वो ध्रुवीकरण तभी संभव है जब आप मुसलमानों के विषय में जहर उगलेंगे, तो उन्होंने ये कोशिश प्रारंभ कर दी है और इसी का नतीजा है कि ये ऐसे इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि लगातार जो है, जो देश की जनता है, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो अब उनके भाषण लगातार हो रहे हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण के बाद, अब उन्हें लगने लगा है कि प्रधानमंत्री के पास देने के लिए कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री के पास अब जनता के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब जैसा कि दीपक ने भी कहा कि अदानी अंबानी के उन बातों के नाम का जिक्र करके उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि कैसे धन कुबेरों के पैसे से भारत की राजनीति और चुनाव का है ना प्रचार प्रसार ये चलता है, और मोदी जी अब तक कैसे इस प्रचार प्रसार को न सिर्फ 2014 से बल्कि गुजरात की राजनीति में भी इन्हीं दो गुजराती धन कुबेरों के पैसे से वो राजनीति कर रहे थे, तो उन्होंने तो इसको प्रमाणित कर दिया। दूसरी बात, काला धन की भूमिका, वो बार बार करें कि काला धन, तो काला धन की भूमिका हास्यास्पद तब हो गया जब उन्होंने कहा कि टेम्पो में भर के, अरे भाई ये टेम्पो का तो जमाना है नहीं, इन धन कुबेरों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आलीशान, तो पैसे अगर जाएंगे तो टेम्पो में जाएगा। उन्होंने अपने आप को मजाक बना लिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री निरंतर जो है अपने इस प्रकार के वक्तव्यों से अपनी महत्ता खो रहे हैं और पद की गरिमा गिरा रहे हैं, और ये जनता देख रही है। धन्यवाद। सर्वेश सर ने और दीपक सर ने भी ये कहा, उनकी बातों से ये उभर कर आया कि प्रधानमंत्री जी और मोदी जी जो है डर दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस का इस इलेक्शन के बीच में। और जैसा कि उन्होंने कहा कि टेम्पो से ले जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने टेम्पो से पैसे दिए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने एक एयरलाइंस, अडानी एयरलाइंस का तस्वीर दिखाकर बताया कि देखिए टेम्पो के जमाना तो है नहीं, ये एयरलाइंस का जमाना है जहां पे प्रधानमंत्री जी और अडानी साहब साथ बैठ के घूम रहे हैं एक साथ। तो ये तो रही राजनीतिक जो टीका टिप्पणी एक दूसरे पे होती है वो। लेकिन कल ही राहुल गांधी जी ने एक बड़ा बयान दिया, और जिस तरह से विपक्ष का वो कॉन्फिडेंस, वो असल में विपक्ष का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि राहुल जी ने कह दिया कि लिख के रख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनको सीटें नहीं आएंगी।
तो आपको राहुल गांधी जी के इस बयान में और विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस अचानक से इस तरीके से बढ़ा है, खासकर पहले चरण के चुनाव के बाद से, उसको कैसे देखते हैं? और इस चुनाव का जो 3 चरण बीता है और आगे जो 4 चरण आने वाले हैं, तो राहुल गांधी जी के बयान के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में विपक्ष की क्या भूमिका रह गई है और विपक्ष किस तरह से हावी हो रहा है, और क्या यह जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वो कॉन्फिडेंस काफी है प्रधानमंत्री मोदी जी को और बीजेपी को उनके लक्ष्य जो है 400 पार, अब की बार 400 पार पर से पहले रोक देने? सर्वेश सर जी। पीयूष जी, मैं आज से करीब महीने भर पहले की चर्चा करूंगा जब अब की बार 400 पार का स्लोगन चला था। तो इसके प्रति मेरी 2 प्रतिक्रिया थी। मैंने कहा अब की बार 600 पार, और इसका कारण है मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी बात, एक लाइट मोड में अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हुए हमने कहा था कि वो 400 की जगह 500 पार भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, और अगर वो 200 के नीचे भी सिमट जाए तब भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव परिणामों को सबसे अधिक अगर कोई चीज प्रभावित करती है तो वो जो वोलाटाइल वोटर्स हैं, जो लास्ट 24 आवर में डिसाइड करते हैं कि उन्हें किनके साथ जाना है, और इवन मतलब घर से ईवीएम मतदान केंद्र तक जाने और ईवीएम के बटन दबाने तक उनके निर्णय प्रभावित होते हैं और परिवर्तित हो सकते हैं। उनके इस निर्णय में सबसे अहम अगर किसी चीज की भूमिका होती है तो वो है परसेप्शन की भूमिका। इस चुनाव का परिणाम क्या होगा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि परसेप्शन की इस लड़ाई में सत्तारूढ़ दल भाजपा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो परसेप्शन की इस लड़ाई में इस बार हार रहे हैं, और परसेप्शन की इस लड़ाई में विपक्ष उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों के दौरान पहली बार आप देखेंगे कि रियल सेंस में ऑपोजिशन एजेंडे को निर्धारित कर रहा है और प्रधानमंत्री जी को ऑपोजिशन के पिच पर आकर खेलने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मैं एक से कोट करना चाहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कहां लूटा। पहले चरण के चुनाव के बाद से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की पूरी टीम जो काम कर रही है वो लाइन लेंथ लगातार मिस कर रही है। उन्हें मुद्दों की तलाश है, लगातार वो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच वो मुद्दे चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन ने जो रणनीति अपनाई है, 2 स्तर पर ऑपोजिशन ने काम करना शुरू किया। एक, इनके द्वारा उठाए गए मसलों को, एजेंडों को ऑपोजिशन के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, और वहीं पर इन ब्रीफ शार्पली रिएक्ट किया जा रहा है जहां पर एक मैसेज स्ट्रांगली दिया जा सके, जैसा कि अंबानी अडानी के मसले पर हुआ। दूसरी चीज जो है, ऑपोजिशन लगातार ऑपोजिशन की रणनीति को देखें तो वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को टारगेट करने से अब परहेज कर रहा है। वो लगातार चुनाव क्षेत्र में स्थानीय मसलों को उठाने की कोशिश कर रहा है, जनता से जुड़े मसलों को उठाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी जब जनता से जुड़े मसले उठाए जा रहे हैं तो वहां पर इनके पास जवाब देते नहीं बन पा रहा है। करीब करीब 6 दिन का समय मैंने अररिया लोकसभा में दिया है, और कल से मैं बेगूसराय में हूं। जो बीजेपी के कोर वोटर हुआ करते थे, हो सकता है चुनाव के समय ईवीएम बटन दबाने के समय वो उनमें से अधिकांश बीजेपी को ही वोट दें, मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में भी, अररिया में भी जो कोर बीजेपी के वोटर थे, लगातार वे प्रश्न उठा रहे हैं, लगातार वो प्रश्न कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवारों से, और बीजेपी के उम्मीदवार उनके प्रश्नों से बचने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं
वो परसेप्शन के अनुरूप है, चेंजिंग परसेप्शन के अनुरूप है। और जितनी तेजी से आप देखेंगे सट्टा बाजार का आकलन भी, उस आकलन में भी जितनी तेजी से बदलाव हो रहा है, कम से कम मैं यह कह सकता हूं भाजपा के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। रही बात अंबानी और अडानी के कंटेक्स्ट की, तो 2-3 बड़े छोटे छोटे मेरे प्रश्न हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे अभी भी ध्यान है, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री स्वयं चार्टर प्लेन में मौजूद थे, या फिर वो चार्टर प्लेन जो है उसमें ब्लैक बॉक्स वाली बात सामने आई थी। बड़े बड़े बक्से चार्टर प्लेन से उतारे जा रहे थे, उसके पिक्चर सामने आए थे। उस ब्लैक बॉक्स को लेकर लगातार प्रश्न उठा और यह आशंका जताई गई कि ये मतदाताओं के बीच बांटने के लिए पैसे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। लेकिन उस ब्लैक बॉक्स की क्या वास्तविकता थी, वह वास्तविकता उसी तरह सामने नहीं आ पाई जिस तरह यह नहीं पता चल पाया कि पुलवामा में जो घटना घटी थी उसके लिए जो 300 किलो आरडीएक्स आए वो कहां से आए और कैसे आए। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जब परसेप्शन की लड़ाई की बात करते, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आर्टिकल 370 हमारा हिस्टोरिकल अचीवमेंट है और हमने जम्मू कश्मीर को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर घाटी में 3 संसदीय क्षेत्र हैं। अगर जब कश्मीर घाटी के लोग इतने ही खुश हैं और प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ हैं, तो सवाल यह उठता कि भाजपा उन तीनों संसदीय क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई। तीसरा प्रश्न है मणिपुर, जो पिछले साल 1.5 साल से राष्ट्रीय एकता और अखंडता और राष्ट्रीय अस्मिता के समक्ष एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में तब्दील हो चुका है। न प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने की जहमत मोल ली, न मणिपुर के मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं, और न मणिपुर से भाजपा का कोई उम्मीदवार खड़ा दिखाई पड़ रहा है। चौथी बात, अगर प्रधानमंत्री अंबानी अडानी को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाते, राहुल गांधी पर आरोप लगाते, तो राहुल गांधी का रिप्लाई एक्सपेक्टेड है और राहुल गांधी ने रिप्लाई दिया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हम भी चौकीदार चला था जैसे मोदी का परिवार इस बार चल रहा है। तो सवाल यह है कि अगर नोटबंदी के कारण ब्लैक मनी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, काला धन समाप्त तो हो गया, तो सवाल यह उठता है कि जिस ब्लैक मनी की बात अंबानी अडानी के संदर्भ में कर रहे हैं और जिस ब्लैक मनी के कांग्रेस के साथ लिंकेजेज की बात हो रही है, सवाल यह उठता है वह ब्लैक मनी आया कहां से और चौकीदार की नजरों के नीचे कैसे ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। अगला बिंदु जो हमारा उभर करके आता वह यह कि आज जितने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर भाजपा का नियंत्रण है, केंद्र सरकार का नियंत्रण है। अगर टेम्पो में ही पैसे जा रहे थे तो सवाल यह है कि जांच एजेंसियां क्या कर रही थी। और इसी के साथ एक और प्रश्न है, वह यह कि भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करीब 12,500 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। और स्टडी यह बतलाती है कि उन चंदों, जिन कंपनियों ने चंदा दिया, उन कंपनियों के सरकार के करीब 3.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट उन कंपनियों को मिले हैं। तो प्रधानमंत्री जी को और सत्तारूढ़ दल को इस लिंकेजेज पर भी बात करनी चाहिए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, लगातार बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं न कहीं आप अगर गौर करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी की बातों का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और मैं सर्तिया आपको कह सकता हूं कि बीजेपी के वोट परसेंटेज में गिरावट आने जा रही है। आप 16वीं लोकसभा चुनाव के वोट परसेंटेज को देखिएगा, 17वीं को देखिएगा और उससे 18वीं के वोट परसेंटेज को कंपेयर कर लीजिएगा। जी जी, धन्यवाद सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।